नमस्कार साथियों। एक बार बहुत बहुत स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग का अध्याय 7 घर्षण चैप्टर लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं घर्षण से। घर्षण क्या है? जब दो संपर्क सतह एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं तो उनकी सापेक्षिक गति का विरोध होता है, जिसे घर्षण कहते हैं। जब दो संपर्क सतह, जैसे कि हम जमीन पर कोई बॉल फेंकते हैं तो वो बॉल रुक क्यों जाती है? क्योंकि उसके बीच में कोई ना कोई बल लग रहा है, तो उसे घर्षण बल कहते हैं। और उस क्रिया को घर्षण यानी कि जब रुक रही है तो उसके बीच जो लग रहा है उसे घर्षण कहते हैं। तो घर्षण है जब दो संपर्क सतह, एक तो जमीन हो गई, दूसरी बॉल हो गई, जब बॉल को फेंके अगर घर्षण ना लगे तो क्या होगा? बॉल चलती चलती चली जाएगी, इसीलिए घर्षण के कारण ही रुकती है। तो क्या पढ़ेंगे? जब दो संपर्क सतह एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं तो उनकी सापेक्षिक गति का विरोध होता है, उसे घर्षण कहते हैं। उसी घर्षण में एक आता है घर्षण बल। घर्षण बल, घर्षण बल क्या है कि दो संपर्क सतह के बीच में जो विरोधी बल लगता है, यानी जो गेंद को चलने से रोकता है, वही होता है घर्षण बल। क्या लिखेंगे कि जब दो संपर्क सतह के बीच में दो संपर्क सतह के बीच में लगने वाले विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। यानी कि दो संपर्क सतह जब एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं तो उनकी सापेक्षिक गति का विरोध होता है। यानी कि अगर कोई वस्तु चल रही है तो चलते ही चली जाएगी, तो वही जो रोकने का कार्य करता है वही होता है घर्षण, और जो विरोधी बल कार्य करता है उसको रोकता है वही होता है घर्षण बल। तो आगे देखें घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्थैतिक घर्षण। नंबर 2 सीमांत घर्षण। नंबर 3 गतिक घर्षण। और गतिक घर्षण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक आता है सर्पी घर्षण, दूसरा होता है लोटनिक घर्षण। इतना ठीक है। घर्षण क्या है? जब दो संपर्क सतह एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं तो उनकी सापेक्षिक गति का विरोध होता है, जिसे घर्षण कहते हैं। घर्षण बल क्या है? दो संपर्क सतह के बीच लगने वाले विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिक घर्षण। और गतिक घर्षण भी 2 प्रकार के होते हैं। सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण। अब हम देखेंगे स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या है? जब वस्तुएं विरामावस्था में हों
तो संपर्क सतहों के बीच लगने वाले घर्षण को, नंबर 1 अस्थैतिक घर्षण, अस्थैतिक घर्षण क्या होता है? जब वस्तु विरामावस्था में होती है, जब वस्तुएं विरामावस्था में होती हैं तो संपर्क सतहों, यानी जो दो सतह आपस में संपर्क करती हैं उन्हें संपर्क सतह बोलते हैं। संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले बल को, यानी घर्षण को, जो बल लगे वही है अस्थैतिक घर्षण। अस्थैतिक घर्षण कहते हैं। तो जब वस्तुएं विरामावस्था में होती हैं तो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले बल को अस्थैतिक घर्षण कहते हैं। यहाँ पर बल या फिर घर्षण लिख सकते हैं। जब वस्तुएं विरामावस्था में होती हैं तो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले बल अथवा घर्षण को अस्थैतिक घर्षण कहते हैं। अस्थैतिक घर्षण का मान सबसे ज्यादा होता है, नोट पॉइंट में। अस्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। अब दूसरा नंबर पढ़ेंगे सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या है? जब अस्थैतिक घर्षण का मान अधिकतम हो जाए तो वही है सीमांत घर्षण। जब अस्थैतिक घर्षण का मान अधिकतम हो जाता है तो उसे सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक, जब अस्थैतिक घर्षण का मान अधिकतम हो जाता है तो उसे सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण का नियम, सीमांत घर्षण का नियम, सीमांत घर्षण का नियम क्या है? सीमांत घर्षण सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि सतह कितना भी रहे, थोड़ा रहे या बहुत रहे, उस पर निर्भर नहीं करेगा। नंबर 1 सीमांत घर्षण सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। एक नंबर हो गया। दूसरा क्या है? सीमांत घर्षण तल की प्रकृति, सीमांत घर्षण तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण
सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। क्षेत्रफल चाहे ज़्यादा बड़ा रहे या थोड़ा रहे, सीमांत घर्षण क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। दूसरा नंबर, सीमांत घर्षण तल की प्रकृति, खुरदरेपन या फिर चिकनेपन। खुरदरेपन या फिर चिकनेपन पर निर्भर करता है। यानी कि अगर खुरदरापन रहेगा तो घर्षण अधिक लगेगा, चिकनापन रहेगा तो घर्षण कम लगेगा। क्योंकि चिकने पर घर्षण कम लगता है, वह फिसलता है। चिकना रहता है तो फिसलेगा, इसीलिए खुरदरेपन पर अधिक घर्षण बल लगता है। आगे क्या है, स्थैतिक घर्षण को एफएस, स्थैतिक घर्षण, इसको स्टार पॉइंट बनाकर लिखिए। स्थैतिक घर्षण एफएस अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या है, स्थैतिक घर्षण को एफएस से प्रदर्शित करेंगे, अभिलंब प्रतिक्रिया को आर से। तो अभिलंब स्थैतिक घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। लिखेंगे क्या, एफएस प्रोपोर्शनल आर के। तो एफएस बराबर हो जाएगा म्यू आर। एफएस बराबर म्यू एस आर, जहां पर दिख रहा है इसको ऊपर लिख देते हैं। स्थैतिक घर्षण को एफएस से लिखेंगे, एफएस प्रोपोर्शनल आर। तो एफएस बराबर हो जाएगा म्यू एस आर, जहां पर म्यू एस अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जहां म्यू एस अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करने के लिए। तो आगे हम लोग देखेंगे, इसको पहले याद कर लीजिएगा कि स्थैतिक घर्षण को एफएस से, अभिलंब प्रतिक्रिया आर, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एफएस प्रोपोर्शनल आर, तो एफएस बराबर म्यू एस आर। तो जहाँ म्यू एस अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं, म्यू एस अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं। अब आगे देखेंगे, स्थैतिक घर्षण का कोई अपना अस्तित्व तो नहीं होता है। स्थैतिक घर्षण का कोई अपना अस्तित्व तो नहीं होता है।
स्थैतिक घर्षण का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। सीमांत घर्षण में वस्तु गतिशील होने की अवस्था में आ जाती है। यानी सीमांत घर्षण जो होता है उसमें वस्तु गतिशील नहीं रहती है, परंतु गतिशील होने की अवस्था में आ जाती है। स्थैतिक घर्षण क्या है, वो तो स्थित रहेगा, तो उसमें तो जानते ही हैं कि ज्यादा घर्षण नहीं होगा, इसीलिए उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। सीमांत घर्षण सीमांत घर्षण में वस्तु गति की अवस्था में आ जाती है। गति की अवस्था में आ जाती है, परंतु गतिशील नहीं होती। ठीक है। स्थैतिक घर्षण का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, और सीमांत घर्षण में वस्तु गति की अवस्था में आ जाती है, परंतु गतिशील नहीं होती। इसे कोई भी क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है। तो आगे देखेंगे घर्षण कोण। घर्षण कोण का मान पूछा जाता है क्वेश्चन में। घर्षण कोण क्या है? घर्षण कोण ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। घर्षण कोण है स्थैतिक घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच बने कोण को, क्या है, स्थैतिक घर्षण Fs और अभिलंब प्रतिक्रिया R, इसके बीच में जो कोण बनता है उसे ही बोलते हैं घर्षण कोण। स्थैतिक घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के मध्य बने कोण को घर्षण कोण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के मध्य बने कोण को घर्षण कोण कहते हैं। ये है Fs और ये है R। ये Fs। अब इसके मध्य एक ऐसे खींचिए कोण बनाते हुए, ये जो कोण बनेगा यही है थीटा, जिसे बोलते हैं घर्षण कोण। ये है अभिलंब प्रतिक्रिया, और ये है स्थैतिक घर्षण। यहाँ पर एक तिर्यक रेखा खींचेंगे, इसके और इसके बीच में जो कोण बनेगा यही होगा घर्षण कोण। नीचे नहीं दिखेगा, ऊपर लिख देते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्योंकि इसमें हमें लंब का मान मालूम है R है और आधार का मान मालूम है Fs है, तो लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब क्या है और आधार कौन सी भुजा है, तो यहाँ पर बन रहा है थीटा कोण। तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और जिस पर कोण बनता है
उसे आधार कहते हैं। तो आधार ये हो जाएगी और लंब ये वाली भुजा हो जाएगी। इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो ये थीटा, थीटा के सामने की भुजा लंब, और जिस पर थीटा रहता है उसे बोलते हैं आधार। तो लंब बटे आधार एफ एस अपान आर। क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे एफ एस अपान क्या होता है, म्यू एस आर। तो यहाँ पर एफ एस बराबर लिखेंगे म्यू एस आर अपान आर। तो आर से आर कट जाएगा, टेन थीटा बराबर म्यू एस, थीटा बराबर म्यू एस। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दो संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक दो संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक √3 है। उनके बीच स्थैतिक घर्षण कोण क्या होगा? स्थैतिक घर्षण कोण क्या होगा पूछ रहा है। तो इसमें दिया गया है घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक को प्रदर्शित करते हैं म्यू एस से। म्यू एस बराबर √3। तो हमें पूछ रहा है थीटा का मान। तो म्यू एस बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो म्यू एस का मान रखेंगे √3 बराबर टेन थीटा। तो √3 किसका मान है, टेन 60 अंश का। टेन 60 अंश बराबर टेन थीटा। टेन से टेन कट जाएगा तो थीटा बराबर 60 अंश। थीटा बराबर 60 अंश। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। दो संपर्क तलों के बीच घर्षण कोण तीस अंश है। उनके बीच घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो घर्षण गुणांक दे देगा, घर्षण कोण पूछ लेगा, या तो घर्षण कोण देकर घर्षण गुणांक पूछ लेगा। हमें करना क्या है, बस मान रख देना है। थीटा बराबर दिया गया है 30 अंश। हमने क्या पढ़ा है, म्यू एस बराबर टेन थीटा। तो म्यू एस बराबर थीटा का मान 30 अंश, टेन 30 अंश। तो टेन 30 अंश का मान कितना होता है, टेन 30 अंश का मान 1/√3। तो म्यू एस बराबर आ जाएगा 1/√3। आंसर
घर्षण कोण देकर पूछ लेगा घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक देकर पूछ लेगा घर्षण कोण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गतिक घर्षण। गतिक घर्षण क्या है? स्थैतिक घर्षण में था कि जब वस्तु विरामावस्था में होती है तो सतहों के मध्य लगने वाले बल को या घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। तो इसमें गतिशील वस्तु के सतहों के मध्य, गतिशील वस्तुओं के सतहों के मध्य, यानी जब वस्तुएं गतिशील होती हैं तो सतहों के मध्य लगने वाले बल घर्षण को गतिक घर्षण कहेंगे। तो लिखेंगे हम, जब वस्तुएं गतिशील हों, जब वस्तुएं गतिशील हों, जब वस्तुएं गतिशील हों तो उनके संपर्क सतहों, तो उनके संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। और घर्षण में यह जरूर अनिवार्य है कि दो वस्तुओं की सतह होनी चाहिए, यानी दो सतह जब एक दूसरे के ऊपर चलेंगी तभी घर्षण लगेगा, एक वस्तु से तो घर्षण लगेगा नहीं। तो जब वस्तुएं गतिशील हों, जब वस्तुएं गतिशील हों तो उनके संपर्क सतह, यानी जो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर, उनकी सतह एक दूसरे के ऊपर रहेगी, यानी कि वस्तुओं की जो सतह आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहेगी उसी को हम बोलते हैं संपर्क सतह। तो संपर्क सतह के मध्य लगने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। और कब? जब वस्तु गतिशील रहती है तब। और गतिक घर्षण हमने देखा दो प्रकार के होते हैं। गतिक घर्षण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण क्या है? सरकती हुई, सरकती हुई या फिर फिसलती हुई, सरकती हुई या फिसलती हुई वस्तुओं के संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। सरकती हुई या फिसलती हुई वस्तुओं के संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है, सरकती हुई या फिसलती हुई वस्तुओं के संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जैसे कि हम फर्श पर स्लीप करते हैं तो हमारे बीच में, जो हमारे स्लीपर और फर्श के बीच में कौन सा घर्षण लगता है? सर्पी घर्षण। दूसरा आता है लोटनिक घर्षण। सर्पी घर्षण में सरकती हुई, लोटनिक घर्षण में लुढ़कती हुई। लुढ़कती हुई वस्तुओं के
संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। ठीक। सर्पी घर्षण में सरकती हुई या फिर फिसलती हुई वस्तुओं के संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। और लोटनिक घर्षण में लुढ़कती हुई वस्तुओं के संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। जैसे जैसे हो गया बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग कंचा, वाहनों के टायर, आदि। बॉल बियरिंग यानी जब हम बाल को फेंकते हैं तो लुढ़कती लुढ़कती जाती है, तो उसके बीच में और जमीन के बीच में जो घर्षण लगता है उसे लोटनिक घर्षण कहते हैं। कंचा हम खेलते हैं तो कंचे और जमीन के बीच में क्या लगता है? लोटनिक घर्षण। वाहनों के टायर के बीच में और जमीन के बीच में लोटनिक घर्षण, क्योंकि टायर भी लुढ़कते लुढ़कते ही चलता है। तो आगे देखेंगे हम घर्षण से हानियां क्या होती हैं और लाभ, क्योंकि घर्षण से हमें कुछ ना कुछ हानियां होंगी और कुछ लाभ होंगे। पहले हम देखेंगे घर्षण से हानियां। घर्षण से हानियां। नंबर 1, घर्षण के कारण मशीनों की ऊर्जा का महत्वपूर्ण भाग ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। नंबर 1, घर्षण के कारण मशीनों के महत्वपूर्ण भाग ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। घर्षण के कारण मशीनों के ऊर्जा का महत्वपूर्ण भाग ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। नंबर 2, घर्षण के कारण वाहनों के टायर जल्दी घिस जाते हैं। घर्षण के कारण वाहनों के टायर जल्दी घिस जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक कविता तो सुनी होगी, दोहा, कि रस्सी के बार बार आने जाने से जो उस पर जिस पे हम पानी खींचते हैं उस पर निशान पड़ जाता है। क्या है वो दोहा? उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसको पढ़िए। घर्षण के कारण वाहनों के टायर जल्दी जल्दी
घिस जाते हैं। नंबर 3, घर्षण के कारण मशीनों के कल पुर्जे घिस कर खराब हो जाते हैं। घर्षण के कारण ही मशीनों के कल पुर्जे घिसकर खराब हो जाते हैं। और घर्षण के कारण ही आपकी स्लीपर जो होती है वो घिसकर एकदम पतली हो जाती है। इसको तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि सीढ़ियों पर एक सीढ़ी ढाक कर ही पैर रखना चाहिए, क्योंकि हमारी स्लीपर अधिक दिन तक चले। क्योंकि जल्दी जल्दी हम उसको रखेंगे तो हमारी स्लीपर जो होगी वो घिस कर खराब हो जाएगी। इसीलिए अधिक दिन चलाने के लिए हमें सीढ़ियों को एक सीढ़ी ढाक कर पैर रखना चाहिए। आगे क्या है, घर्षण से हानियां हो गई। घर्षण के कारण मशीनों के ऊर्जा का महत्वपूर्ण भाग ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। घर्षण के कारण वाहनों के टायर जल्दी घिस जाते हैं। घर्षण के कारण मशीनों के कल पुर्जे घिस कर खराब हो जाते हैं। घर्षण के कारण आपकी स्लीपर पतली हो जाती है। तो इससे घर्षण से हानियां हो गई, तो घर्षण के कुछ लाभ हैं। आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखेंगे घर्षण से क्या हानियां हो रही हैं, आप लोग उसको बचाने की कोशिश करेंगे। और घर्षण से लाभ हो रहे हैं उसको तो फायदा उठाएंगे। घर्षण से क्या लाभ होता है, घर्षण से निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1, घर्षण के कारण ही हम पेन से लिख पाते हैं। घर्षण के कारण ही हम पेन से लिख पाते हैं। अभी हम लिख रहे हैं तो घर्षण के कारण ही लिखेंगे। अगर घर्षण इस पर ना लगे तो ये तो फिसलती जाएगी, ऐसे ऐसे लिखेंगे, लिख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इसके बीच में जो घर्षण लगता है उसी के कारण हम लिख पाते हैं। नंबर 2, घर्षण के कारण ही हम पैदल चल पाते हैं। घर्षण के कारण ही हम पैदल चल पाते हैं। अगर घर्षण ना लगे, जमीन फिसलती रहे, तो आप लोग सोचिए कैसे चलेंगे। मन में सोचिए कि अगर घर्षण ना लगे और जमीन फिसलती रहे तो कैसे चलेंगे। नंबर 3, घर्षण के कारण ही वाहन के टायर फिसलते नहीं हैं। घर्षण के कारण ही हम साइकिल को आसानी से चला पाते हैं। आप लोग देखते होंगे बरसात में कच्ची सड़कें जो होती हैं उस पर जब हम साइकिल चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गिर पड़ेंगे, और कोई कोई तो गिर ही पड़ते हैं। तो घर्षण से हानियां हो गई कि क्या क्या हानियां होती हैं, और घर्षण से हमने लाभ देखे। तो अब हम देखेंगे घर्षण को कैसे कम करें और कैसे बढ़ाएं। घर्षण से हानियां लाभ आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं घर्षण को कैसे कम करें, ठीक है, और कैसे बढ़ाएं घर्षण को। जैसे हमने अभी बताया कि सीढ़ियों पर एक पैर ढका कर रखिए,
ताकि आपकी स्लीपर बच जाए। घर्षण कम करने की विधियां। घर्षण कम करने की विधियां क्या हैं? तो नंबर एक है बॉल बियरिंग का प्रयोग करके। बॉल बियरिंग का प्रयोग करके। बॉल बियरिंग क्या है? इस युक्ति का उपयोग करके सर्पी घर्षण को। सर्पी घर्षण क्या है? जब वस्तु सरकती है, सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में परिवर्तित किया जा सकता है। बॉल बियरिंग का प्रयोग करके सर्पी घर्षण जो सरकती हुई है उसको हम गोल कर देंगे और वो लुढ़कने लगेगी। इसको हम लिखेंगे नहीं, आप लोग समझ लीजिए, लिख लीजिएगा। इस युक्ति का प्रयोग करके सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में परिवर्तित किया जा सकता है बॉल बियरिंग का प्रयोग करके। बॉल यानी गेंद होता है, तो उसी की विधि का प्रयोग करके जो ऐसे सरकती है उसको हम लुढ़कती हुई वस्तु में परिवर्तित करेंगे, तो वो उसमें घर्षण कम लगेगा। क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की तुलना में काफी कम होता है। सर्पी घर्षण है तो पूरा सरकती रहेगी तो उसमें घर्षण ज्यादा लगेगा। लोटनिक घर्षण है, जैसे गोला है, गोले को हम ऐसे ढंगाएंगे तो गोले का तो थोड़ा ही भाग जमीन पर स्पर्श करता है, तो उसमें कम घर्षण लगेगा। और कोई वृत्त है, बेलन, जिस पर हम रोटी बेलते हैं, तो उसको सरकाएंगे तो उसमें तो पूरा क्षेत्रफल ही उसका जमीन पर घिसेगा, तो उसमें ज्यादा घर्षण लगेगा। और घर्षण को कम करने के लिए हम यदि उसको हम वृत्त को गोला बना दें तो कम घर्षण लगेगा, उसका थोड़ा ही भाग जमीन पर स्पर्श करेगा। आगे क्या है? अतः बॉल बियरिंग का प्रयोग करके संपर्क सतहों के बीच घर्षण को काफी कम किया जा सकता है। इसको पता चला। आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि बॉल बियरिंग का प्रयोग करके सर्पी घर्षण हमने पढ़ा था कि सरकती हुई वस्तु, सरकती हुई या फिर फिसलती हुई, और लोटनिक घर्षण लुढ़कती हुई, बॉल बियरिंग, बॉल यानी गेंद, तो सर्पी घर्षण यानी वृत्त के आकार के रहेगी, और लुढ़कती हुई वस्तु लोटनिक गोला रहेगी। इसका जमीन पर थोड़ा ही भाग स्पर्श करेगा और इसका पूरा करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है बॉल बियरिंग में कि सरकती हुई यानी सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में परिवर्तित करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। बस। नंबर 2, स्नेहक का प्रयोग करके। स्नेहक का प्रयोग करके, तो स्नेहक एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक दूसरे के ऊपर घिस कर चलने वाली दो परतों के बीच उपयुक्त तरल ये एक प्रकार का द्रव होता है। इसमें क्या है कि स्नेहक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो सतह जो एक दूसरे के ऊपर घिस कर चल लेती हैं, एक दूसरे के ऊपर घिस कर क्या चलती हैं बताइए? जैसे कि हम रस्सी को खींचते हैं तो एक दूसरे के ऊपर चलती है, साइकिल को खींचते हैं तो भी उसकी चैन होती है, वो भी उसके ऊपर रगड़ कर चलती है घिस कर। तो उसमें हम तेल डालते हैं या फिर ग्रीस लगाते हैं, तो क्या होता है कि जिससे संपर्क सतहों के उभार एवं गर्त भर जाते हैं। यानी जो उभार होता है और गर्त भर जाते हैं,
जब हम घिस कर चलती हुई, घिस कर या रगड़ कर चलती हुई दो संपर्क सतहों के मध्य कोई तरल द्रव, ग्रीस या इंजन ऑयल, जिसको मोबिल बोलते हैं, इंजन ऑयल, ऐसी सामग्री का प्रयोग करते हैं जिससे उनके बीच जो उभार होता है, गर्त होते हैं, वो भर जाते हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत? स्नेहक, स्नेहक एक ऐसी युक्ति है जिसमें घिस कर या फिर रगड़ कर चलती हुई दो संपर्क सतह के मध्य तरल द्रव, ग्रीस, इंजन ऑयल, मोबिल डालते हैं, तेल डालते हैं, ग्रीस भी डालते हैं, साइकिलों में ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, वाहनों में भी। तो उसमें जो उभार और गर्त रहते हैं वो भर जाते हैं, जिससे संपर्क सतहें चिकनी हो जाती हैं। ठीक है। अगर संपर्क सतह चिकनी हो गई है तो सीधी सी बात ही है, घर्षण कम लगेगा। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? स्नेहक एक ऐसी युक्ति है जिसमें रगड़कर या घिसकर एक दूसरे के ऊपर चलने वाली सतह, ठीक है, दो सतह जो एक दूसरे के ऊपर घिसकर या रगड़ कर चलती हैं, तो उनके बीच में हम कोई तरल द्रव, ग्रीस, इंजन ऑयल ऐसी सामग्री का प्रयोग करते हैं जिससे उनके बीच में जो उभार रहता है, गर्त रहते हैं, भर जाते हैं, और जिससे संपर्क सतहें चिकनी हो जाती हैं। इस स्थिति में चिकनी हो गई तो जो घर्षण लग रहा था वो कम हो गया। तो ये है, क्या पढ़ रहे हैं, घर्षण कम करने की विधियां। तो घर्षण कम हो गया ना। ठीक है। आप लोग चारा बालते हैं तो उसके जो हम जिससे चारे को काटते हैं उसको रगड़ कर हम चिकना बनाते हैं। नहीं तो खुरदुरा रहेगा तो चारा कटेगा ही नहीं। चिकना बनाते हैं, आसानी से कटता है, हमें सरल भी लगता है। उसमें तेल भी डालते हैं अंदर मशीन में। तो आगे दो विधियां हो गई। तीसरा पॉलिश करके, पॉलिश करके संपर्क सतहों के मध्य संपर्क सतहों को जैसे जैसे चिकना किया जाता है, वैसे वैसे उनके बीच का घर्षण बल जो होता है वो कम होता जाता है। ठीक है। संपर्क सतहों को जैसे जैसे चिकना किया जाता है, घर्षण बल वैसे वैसे कम होता है। चिकना करेंगे घर्षण बल कम लगेगा, खुरदुरा रहेगा घर्षण बल ज़्यादा लगेगा। तो एक लिमिट, सीमा होती है। अगर सीमा से ज़्यादा चिकना कर देंगे तो वस्तु फिसलने लगेगी, तो घर्षण लगेगा ही नहीं। पॉलिश करके संपर्क सतहों को जैसे जैसे चिकना किया जाता है उनके बीच घर्षण बल कम होता जाता है, परंतु एक सीमा के भीतर अगर हम पॉलिश कर रहे हैं, चिकना कर रहे हैं, अगर सीमा से ज्यादा चिकना कर देंगे तो घटने के बजाय घर्षण बढ़ने लगता है।
संपर्क सतहों को जैसे जैसे चिकना किया जाता है वैसे वैसे घर्षण कम होता जाता है, परंतु एक सीमा के भीतर जैसे ही हम चिकना ज़्यादा करते जाते हैं उस सीमा को पार कर जाते हैं। जैसे कोई लिमिट होती है कि इस लिमिट से बाहर नहीं करना है, तो हम इस लिमिट को यदि पार कर जाते हैं तो घर्षण घटने के बजाय बढ़ने लगता है। अतः सतहों को एक निश्चित सीमा के भीतर चिकना करके घर्षण को कम किया जाता है। संपर्क सतहों को जैसे जैसे चिकना किया जाता है वैसे वैसे घर्षण बल कम होता जाता है, परंतु जैसे ही हम सीमा से ज़्यादा चिकना कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, वैसे वैसे घर्षण जो होता है घटने के बजाय कम कर रहे हैं तो वो बढ़ने लगता है, घर्षण ज़्यादा लगने लगता है। तो सतहों को एक निश्चित सीमा के भीतर चिकना करके घर्षण को कम किया जाता है। ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्या है कि इसमें जो सर्पी घर्षण होता है उसको हम लोटनिक घर्षण में परिवर्तित करके घर्षण को कम करते हैं। स्नेहक एक ऐसी युक्ति है जिसमें तरल द्रव ग्रीस या फिर इंजन ऑयल उसका यूज करते हैं, जिससे जो उभार होते हैं, जो गर्त होते हैं वो भर जाते हैं और वस्तु का घर्षण जो होता है वो कम हो जाता है। और पॉलिश करके उनके ऊपर सतहों को, दोनों सतहों को जो एक दूसरे के ऊपर घिस कर रगड़ कर चलती हैं, उनको हम चिकना करते हैं। चिकना करते हैं तो एक लिमिट के भीतर चिकना करते हैं, क्योंकि जगह जैसे जैसे हम चिकना करेंगे वैसे वैसे ही घर्षण कम होता जाएगा। यदि हम लिमिट से ज़्यादा चिकना कर देंगे तो घर्षण कम होने के बजाय बढ़ने लगेगा। तो एक निश्चित सीमा के भीतर ही हम चिकना करके पॉलिश द्वारा घर्षण को कम कर सकते हैं। आगे देखें घर्षण बढ़ाने की विधियां। घर्षण बढ़ाने की विधियां। नंबर 1, घर्षण बढ़ाने के लिए जूते चप्पल जूते चप्पल को क्या करते हैं, उसमें गोटियां बनाई जाती है। घर्षण बढ़ाने के लिए जूते चप्पल में गोटियां बनाई जाती हैं। तल को हल्का खुरदरा कर दिया जाता है। ठीक है।
घर्षण बढ़ाने के लिए जूते चप्पल में गोटियां बनाई जाती हैं और तल को हल्का खुरदरा कर दिया जाता है, जिससे घर्षण बढ़ जाता है। और आपने घर्षण कम करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया। बॉल बियरिंग, जिसमें क्या था कि इस युक्ति में का प्रयोग करके सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे लोटनिक घर्षण जो होता है सर्पी घर्षण की तुलना में उसमें कम घर्षण लगता है। क्योंकि हमने देखा लोटनिक घर्षण जो होता है वो लगता है, सर्पी घर्षण लगता है, इसलिए लोटनिक घर्षण में कम घर्षण लगता है और सर्पी घर्षण में ज़्यादा घर्षण लगता है। इसीलिए सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में परिवर्तित कर दिया जाता है। और स्नेहक का प्रयोग हमने देखा। स्नेहक एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक दूसरे के ऊपर जो घिस कर सतह चलती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर रगड़ कर चलती हैं, उसमें हम तेल, पॉलिश, ग्रीस आदि, पॉलिश नहीं, तेल, ग्रीस, इंजन ऑयल, द्रव, ऐसी सामग्री तरल का यूज करते हैं, जिससे कि उसके गर्त और उभार भर जाते हैं और वो घर्षण बल उसका कम हो जाता है। यदि एक लिमिट के, नहीं ये दूसरे में था, तथा सतह अधिक अपेक्षाकृत अधिक चिकनी हो जाती है, जिससे कि घर्षण बल कम लगने लगता है। पॉलिश करके हमने देखा कि सतह को जैसे जैसे हम चिकना बनाते हैं घर्षण बल कम होता जाता है, वैसे वैसे ही कम होता जाता है। और परंतु एक सीमा के भीतर यदि हम सीमा से ज़्यादा घर्षण पॉलिश कर देंगे या चिकना बना देंगे तो घर्षण कम होने की बजाय बढ़ने लगेगा। तो एक निश्चित सीमा के भीतर चिकना करके घर्षण को कम किया जा सकता है। घर्षण बढ़ाने की विधियां। घर्षण बढ़ाने के लिए जूते चप्पल में गोटियां बनाई जाती हैं, तल को हल्का खुरदरा बना दिया जाता है। चप्पलों की बजाय खड़ाऊ पहनना शुरू कर दीजिए तो हमें कम फिसलन होगी। धन्यवाद। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।